देखो, बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव के 60 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से 50 प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है और सभी प्रश्न में 1 मार्क्स रहेंगे, यानी कुल 50 मार्क्स। हाँ, तो 100 मार्क्स का परीक्षा होगा, जिसमें 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव से तुम ला सकते हो। और अच्छा हो गया कि 60 यानी 10 ऐसे ऑब्जेक्टिव जिसको तुम नहीं जानते हो, उसको छोड़ भी सकते हो, नहीं, यानी ऑब्जेक्टिव के खंड से तुम 50 में 50 ला सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव एक महत्वपूर्ण खंड है। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें से हम कुछ ऑब्जेक्टिव की प्रश्नों की संख्या तो बहुत सारी हो सकती है, तो जो कुछ महत्वपूर्ण हैं, हाँ, तो ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को ही हम आज लेंगे। हाँ, तो इसको अच्छे तरीके से तुम लोग समझ करके बनाना सीख जाओ, और इसके आधार पर ही अन्य प्रश्न भी हो सकते हैं, तो वो हो जाएंगे और संभवतः परीक्षा में से इन्हीं प्रश्नों में से पूछे जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको ध्यान से देखो, समझो और बार बार अभ्यास करके परफेक्ट बनो। तो देखो, पहला प्रश्न है, कह रहा है कि परिमेय संख्या 33/2 इंटू 5 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित के बाद समाप्त होता है। 1 दशमलव स्थान के बाद, कि 2 दशमलव स्थान के बाद, कि 3 दशमलव स्थान के बाद, कि 4 दशमलव स्थान के बाद। इस ऑप्शन में से चुनना है। देखो, संख्या है कि 33/2 इंटू 5। तो एक ट्रिक तो हमारा पहले से जो बचपन से करते आ रहे हैं, ये आसान ही है, उससे भी कर सकते हो कि 33 बटे इसका वैल्यू कितना होगा 20, 33 में 20 से भागा दो और आंसर पर तुम पहुंच जाओगे। ठीक है। और दूसरा, हम लोग जो सीखे 10 में उस गुण का यूज करेंगे कि इसके गुणनखंड में क्या कमी है जो 10 बनाएगा। 10 से भागा देना तो आसान है ना, 10 का गुणन से। तो इसमें देखो कि 2 गुना 5, एगो 10 तो हो जाते हैं, लेकिन 1 2 ज़्यादा हैं, तो उस 2 को 5 देंगे, यानी 5 हमारे पास 2 गो रहता तो इसको हम 10 स्क्वायर लिख लेते। तो हम क्या करेंगे, ऊपर पर भी 5 दे देंगे और नीचे में ये स्क्वायर हो गया। तो अब ये देखो, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएंगे 165, और नीचे में कितना हो जाएंगे 10 पर पावर 2, यानी 10 पर पावर 2 कितना 100। अब 2 भागा दे रहे हैं, तो दाईं ओर से जब भागा देते हैं तो दशमलव दायां से बायां आता है, और गुना करते हैं तो बायां से दायां जाते हैं। तो अभी दशमलव है कहाँ, तो दशमलव यहाँ पर है। तो 2 अंक बायां लाओ, 1 2, यानी हम 1.65 लिखेंगे। तो कहाँ पर ख़त्म हुआ दशमलव स्थान, 2 अंक के बाद ख़त्म हो गया, पूर्ण भाग लग गया, तो 2 दशमलव स्थान है ना। तो ये हमारा आंसर 20 हो जाएगा। और तुम जो पहले करते थे उससे भी कर सकते हो, अगर ये थ्योरी नहीं समझ पाया, ऐसे समझो। हाँ, कोई दिक्कत तो है नहीं, एक ही थ्योरी है इसमें कि हमको हर को 10 के गुणनखंड में बदल देना है। जो खंड नहीं रहेंगे वह खंड हम ऊपर नीचे गुना कर लेंगे, तो नीचे में तो 10 का खंड हो जाएंगे, और ऊपर में फिर गुना करके जो नया संख्या मिलता है वह ले आओ, बात खत्म। तो हम अब देखो, पुराना में क्या करते, 33 जो बचपन से करते आ रहे हो, और 2 दूनी 4 पंचे 20, तो 20 से भागा देंगे, 1 मरतबे में जाएगा, बचा कितना, तो बचा 13 दशमलव दिए 130, क्या मरतबे में लगा 6 मरतबे में 120 है ना, फिर बच गया 10 5 मरतबे में। तो देखो सेम आंसर है, दशमलव के 2 स्थान तक दशमलव रहेंगे। यही चीज कह रहा है, दशमलव प्रसार निम्नलिखित के बाद समाप्त होता है। कितने अंक के बाद समाप्त हो रहा है, 2 अंकों के बाद समाप्त हो रहा है। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखो, कह रहा है कि यूक्लिडीय विभाजन प्रमेयिका कहती है कि 2 धन पूर्णांक a और b के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q और r का अस्तित्व है कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ r निम्नलिखित को अवश्य ही संतुष्ट करेगा। तो ये तो परिभाषा ही दिया हुआ है ना यूक्लिड का। हाँ,
तो इसमें तो बहुत डिस्कस की ज़रूरत नहीं है, इसका उत्तर पहचान सकते हो कि r का मान क्या होंगे। तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकते हैं, शेषफल 0 भी हो सकते हैं और 0 से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन भाजक से तो हमेशा कम होंगे। तो देखो बराबर 0 का तो एक ही ऑप्शन है, तो पहला नज़र में ही तुम सी मार सकते हो। सपोज करो हाँ कि यहाँ पर भी बराबर रहता तो b के बराबर नहीं होता है। अगर यहाँ रहता 0 के बराबर तो यहाँ b के भी बराबर कर दिया, तो b से हमेशा छोटा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा, तो यहाँ तो है नहीं, ठीक है। तो इसमें तो 0 के बराबर एक ही ऑप्शन था, इसलिए सी होंगे। ये सब तो बात ही नहीं हो सकते हैं ना, तो बात खत्म हो गई। तो केवल परिभाषा याद रहेगा तब ही तुमको समझ में रहेगा। तो ये यूक्लिड लेमा का परिभाषा है, बस उसको याद रखो और इसका उत्तर तुम आसानी से दे सकते हो। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। तो समपूर्णांक, ध्यान दो, पूर्णांक दो प्रकार के हैं, समपूर्णांक और विषम पूर्णांक। तो ये हम लोग जानते हैं कि समपूर्णांक क्या होते हैं, 2q, और विषम पूर्णांक 2q + 1, जहाँ q क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ पूर्णांक में m लिया तो q के जगह पर m रख लो, तो q के जगह पर m हो जाएंगे, है ना। तो ये समपूर्णांक हो गए 2m और विषम पूर्णांक हो गए 2m + 1। तो हमको तो समपूर्णांक का देखना है, तो देखो कौन सा उत्तर होगा। इसमें ज़्यादा डिस्कस की तो ज़रूरत नहीं है, ये तो हम लोग जानते हैं। तो 2m नंबर सी होगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न देखो, जो 2 था वही है, केवल थोड़ा सा बदल गया कि q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक किस रूप का होगा। तो डिस्कस करने की इसमें तो कोई ज़रूरत नहीं है, विषम पूर्णांक है तो 2q + 1 के रूप का होगा, है ना। सम प्लस 1, सम होते हैं 2q, उसमें 1 जोड़ने से विषम हो जाते हैं। तो कौन सा होंगे, डी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान से समझना। कह रहा है कि संख्या n² - 1, कोई संख्या है वह लिखा हुआ है n² - 1 के रूप में 8 से विभाज्य होती है, ठीक है। यानी 8 से भागा देंगे तो शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। हाँ, यदि n, यानी इसमें n जो है वह कौन है, पहचानना है, पूर्णांक, प्राकृत संख्या, विषम संख्या और सम संख्या। तो ध्यान दो, प्रत्येक पूर्णांक संख्या तो 8 से विभाजित नहीं होते हैं, यानी ये लगभग नहीं ही होंगे। पहले सबसे आसान है कि ध्यान दो, अगर हम सम और विषम के लिए जांच लें तो सम और विषम मिलकर के ही पूर्णांक और प्राकृत बनाते हैं। तो हम इस 2 के लिए जांच लेते हैं, अगर दोनों n का मान दोनों से लेने पर 8 आ जाएंगे तो बात हो जाएंगे। तो सोचो सम संख्या क्या क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8 ऐसे हैं, और विषम संख्या होते हैं 1, 3, 5, ठीक है, 7। तो अब इसमें n² - 1 में तुम सोचो 2 डाल करके देखो, ठीक है। 2, 3 को टेस्ट करेंगे, आ जाते हैं तो ठीक है। तो देखो तो 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, में से 1 गया, कितना बचा, 3 बचा। तो 3 तो 8 से विभाजित नहीं होते हैं, यानी 1 भी नहीं आया, तो ये फैमिली हमारा गायब हो गया। अब बच गए, या इसमें देखो कि अगर तुम 1 डालते हो तो क्या हो गए, 1 का स्क्वायर 1, में से 1 गया 0, तो 0 में तो 8 से भाग लगता है, ठीक। चलो अभी और दूसरा भी टेस्ट कर लें, 3 डालेंगे ना, विषम संख्या अगला कौन है, 3, तो 3 डालो, 3 तिया 9, 9 में से 1 गया 8, यानी इसमें भी लगा, इससे भी n का मान 3 लिए तब भी सेटिस्फाई हो गया। चलो 5 ले लेते हैं, 25 में से 1 गया, कितना बचा, 24, 24 में 8 से भाग लगते हैं, यानी इससे भी हो गया। हाँ, 7 डाल के देखो, 7 49, 49 में से 1 गया
कितना 48, 8 के 48। यानी ये केवल विषम संख्या n, अगर विषम संख्या कोई भी विषम संख्या इसमें डालेंगे हैं तो हमको वह 8 से विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, सम में तो होते नहीं हैं, तो ये में लागू होंगे, सम में नहीं लागू होंगे, इसलिए पूर्णांक सम में लागू नहीं हो रहे हैं तो पूर्णांक में कैसे लागू होंगे? तो पूर्णांक सम भी होते हैं, है ना, तो पूर्णांक में भी नहीं होंगे, प्राकृत संख्या भी नहीं होंगे। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएंगे? सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है कि यदि 65 और 117 के HCF को 65m-117 के रूप में लिखा जा सके, व्यक्त किया जा सके, तो m का क्या मान होगा? तो देखो इस प्रश्न को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो कि 65 और 117 का HCF क्या होगा। तो 65, देखो 65 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? हाँ, 5 गुना 13, और 117 को हाँ तो 3 से भाग लगता है, फिर 3 3 3 9 और गुना 13 ना। तो HCF इसका कितना हो जाएगा? HCF 65 और 117 बराबर कितना आ जाएंगे? तो जो दोनों में कॉमन है यानी 13, तो HCF तो 13 ही न होंगे ये दोनों का, तो 13 को इस रूप में लिखें, यानी हम 65m-117 को हम, यह क्या है? 13। HCF को तो ही लिखा गया है ना यह, तो इतना बराबर 13। अब इसको, ये क्या है? रैखिक समीकरण है, इसको तुम सॉल्व करो और आंसर जानो। तो क्या हो जाएंगे? 65m बराबर 13 और ये 117 इधर गया तो कितना हो गया? 130। 65m, इसलिए m इजकल टू 130 अब बटे 65। क्या मतलब में कटा? 2। देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बी, है ना। इजी ही था, समझने की बात थी, समझ गए होगे। तो चलो अगला प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होते हैं। तो इसका आंसर हम कैसे जानेंगे? ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये HCF या LCM पर आधारित होंगे। तो हम दोनों में से किसको चुनें? HCF लें या LCM से निकालें? हाँ, तो ये कैसे जानेंगे? ये जानेंगे हमको क्या पूछा है। तो पूछा है वह सबसे बड़ी संख्या, तो निश्चित रूप से सबसे बड़ी संख्या कौन बतलाता है? HCF। और सबसे छोटी संख्या रहता ना LCM, लोएस्ट नंबर, यानी सबसे छोटी संख्या LCM और सबसे बड़ी संख्या HCF से, यानी यह LCM से ज्ञात नहीं होगा, यह HCF से होगा। यानी ये दोनों का HCF अगर हमको करना पड़े तो करेंगे ज्ञात करने के लिए। तो हम अभी मुजबानी करने का कोशिश करेंगे, आंसर एक्यूरेट बनाने की पद्धति बाद में डिस्कस करेंगे। देखो इसको हम बिल्कुल बिना कैलकुलेशन का कर सकते हैं। तो HCF कितना हो गए? 70 और 125 का HCF अधिकतम कितना होगा? 70। 70 से तो बड़ा नहीं हो सकता, तो हमारा ये C और D 70 से बड़ा है, तो ऐसे ही ख़त्म हो गए। तो अब हमारे पास ऑप्शन 2 गो बचा, A बचा और B बचा। तो चलो B के लिए देखते हैं। जब 70 में भागा देंगे तो 5 आ जाते हैं, लेकिन 125 में हैं तो एक ही मरतबे में जाएगा ना, तो बहुत बड़ा शेषफल बचेंगे, 8 तो नहीं बचेंगे, यानी 65 भी नहीं होंगे। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा 13। हाँ, तो 13 ही आंसर होंगे। चलो 13 को जांच लें, 70 में भागा दो, 13 × 5 = 65, शेषफल कितना बचे? 5। और जब इसको 125 में देंगे तो 13 नमा 117, 117 इसमें घटाएंगे, शेषफल कितना आ जाएंगे? 8, यानी हमारा आंसर 13 होंगे। ठीक है। अच्छा, इसको अगर हमको सॉल्व करके देखना पड़े तो हम क्या करेंगे? देखो 70 में 5 शेष आते हैं, तो हम 5 घटा लें, यानी 65 में वो पूरा का पूरा भाग दे देगा। और जब 125 में
गा देते हैं तो हमको शेषफल 8 आ जाते हैं, यानी 117 में पूरा का पूरा भाग देगा, यानी वह संख्या 65 और 117 में पूरा का पूरा भाग देगा। यानी ये दोनों का एचसीएफ निकालने, तो ये दोनों का एचसीएफ निकालो, गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो। 5 गुना 13 और 117 क्या हो जाएंगे, 117 हो जाएंगे, 3 से भाग लगता है, 3 गुना 3, 3 × 9 और 13 × 17 है ना। तो एचसीएफ दोनों में कॉमन क्या आ रहे हैं, 13 कॉमन आ रहे हैं, तो एचसीएफ हो गया 13। तो 13 जिस आंसर यही है, तो हमारा हो गया ए। तो तुम दोनों, हम अगर मान लो मुजबानी करना चाहेंगे तो मुजबानी होगा, कैलकुलेट करना चाहेंगे कैलकुलेशन भी सीख लिए। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न देखो, कह रहे हैं कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b को, a को हम गुणनखंड किए हैं x³ और y³ और b को गुणनखंड किए y³ और x और y³ के रूप में व्यक्त किया जाए, यानी a का गुणनखंड इतना है और y का गुणनखंड इतना है। तो जहाँ पर x और y क्या है, अभाज्य संख्या, यानी ये अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में a और b को लिख दिए हैं। तो एचसीएफ क्या होगा, तो ये तो जान रहे हो कि एचसीएफ में क्या करते हैं, तो जो दोनों के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन है वही तो एचसीएफ होंगे। तो यानी एचसीएफ किसका, a और b का, दोनों के गुणनखंड में क्या क्या कॉमन है। हाँ, x का क्या है बोलो, x का है y³ x³ y², ये a के बराबर है, और b के बराबर क्या है x और y³। देखो दरअसल ये लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, इसमें से देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहे हैं। तो x³ है और इसमें x है, तो सबसे छोटा लेंगे, कॉमन तो वही सबसे छोटा होगा, यानी x आएंगे, और y³ है इसमें y² है, तो छोटा तो y² है, तो y² आएंगे। तो ऐसा किस रूप में है, कहाँ पर है, देखो a में नहीं है, b में है, तो b को चिन्ह हम मार देंगे, यही हमारा आंसर होगा। एचसीएफ तो ऐसे ही निकालते हैं ना, एचसीएफ निकालने का ये स्टेप्स है, एल्गोरिथम है कि एचसीएफ हम ऐसे निकालते हैं। हाँ, यूक्लिड बोला एल्गोरिथम नहीं, गुणनखंड बोला एल्गोरिथम से हम ऐसे निकालते हैं। तो हम ये आंसर दे दिए भी, समझ गए होंगे। चलो अगला देखते हैं। 9वां प्रश्न देखो, ये 8वें प्रश्न के ही जैसा है, उसमें एचसीएफ निकालना था और इसमें एलसीएम निकालना है। कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक p और q को ऐसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें। p का अभाज्य गुणनखंड a और b अभाज्य हैं, तो p का अभाज्य गुणनखंड ab² है और q का a² b है के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। a और b अभाज्य हैं, तो एलसीएम क्या होंगे, तो एलसीएम क्या करते हैं हम, एलसीएम p q क्या होंगे, जो दोनों में कॉमन होगा और बड़ा होगा खंड, सभी खंड, यानी दरअसल कॉमन नहीं, इसमें सब को मिला देते हैं, सब खंड को मिला देते हैं, यानी बड़ा बड़ा खंड चुनना होगा। तो ए में देखो, पी में ए 1 है और यहाँ पर कितना है 2 है, ए का स्क्वायर है, तो हमको लेना होगा a² है ना, बड़ा वाला लेना। एचसीएफ निकालना रहता तो a लेते, अब एलसीएम निकालना है तो a² लेंगे। इसमें देखो b² है और इसमें केवल b है, तो यानी हमको b² लेना होगा, तो a² b², यही तो एलसीएम होंगे, है ना। जो एलसीएम निकालने का तरीका था उस नियम को फॉलो किए, तो ये आंसर देखो कहाँ पर जा रहे हैं, तो b में। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। 10वां प्रश्न देखो, 10वां प्रश्न में कह रहा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या, यानी शून्य को छोड़ के, शून्येतर का मतलब हुआ शून्य से इतर, शून्य को छोड़कर, हाँ, शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। देखो शून्य से गुना करना है, तो शून्य से गुना करेंगे तो शून्य होगा, तब तो रिजल्ट शून्य हो जाते हैं, इसलिए हमको कहा शून्य को छोड़ देना है।
तो शून्य को छोड़ के एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होते हैं, ये तो हम थ्योरेटिकली जान रहे हैं, प्रूफ भी किए थे ना, है ना, कि इस रूप में हो, हाँ, a रूट b, जहाँ a परिमेय संख्या है और b कोई पूर्णांक संख्या है, तो रूट b तो अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। ये अब अभाज्य संख्या है, b अभाज्य संख्या है, तो रूट b अपरिमेय संख्या होंगे, यानी ये परिमेय ये अपरिमेय। तो इस रूप में जो भी संख्या होते हैं वह हमेशा क्या होते हैं, अपरिमेय ही रहते हैं, यानी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होते हैं, हमेशा अपरिमेय संख्या होते हैं शून्येतर को छोड़ के। तो हमारा आंसर ए होगा। ठीक है, ये तो सैद्धांतिक प्रश्न थे, इसमें हाँ डिस्कस का उतना ज़रूरत तो है नहीं, कॉन्सेप्ट वाला वीडियो में जा कर के इस कॉन्सेप्ट को देख सकते हो। तो आंसर ए हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न देखो, कह रहा है कि 1 से 10 तक की संख्याओं जिसमें दोनों शामिल हैं, यानी 1 और 2 दोनों शामिल है, में सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या, हाँ, यानी यह संख्या दी हुई है जो ऑप्शन में है, इनमें से 1 से 10 तक सब में सबसे भाग लग जाना चाहिए और शेषफल शून्य होना चाहिए, यानी यह संख्या विभाज्य संख्या होना चाहिए 1 से 10 तक के लिए, है ना, और वह न्यूनतम। तो न्यूनतम क्या होते हैं, एलसीएम, लोएस्ट नंबर। ठीक है, यानी इस प्रश्न को दूसरे ढंग से कैसे पूछा जा सकता था कि 1 से लेकर के 10 तक सभी संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक क्या होंगे। ठीक है, कौन कौन से लघुत्तम समापवर्त्य हैं, एलसीएम क्या क्या हैं 1 से 10 तक के। तो इसको तुम हल कर सकते हो सैद्धांतिक रूप से भी, और ऑब्जेक्टिव हैं तो ट्रायल के रूप में भी कर सकते हो। तो तुम देखो कि 10 है ना, तो 10 में 3 से नहीं लगते हैं, फिर 6 से नहीं लगेंगे, 8 से नहीं लगेंगे, यानी 10 तो मेरा ख़त्म हो गया है ना। 1 से 10 तक देखो किस में लग जाते हैं, 100 में, 7 से तो नहीं लगेंगे, 3 से नहीं लगेंगे, यानी 100 भी छट गया। 504 है ना, तो लास्ट में 4 है, यानी 5 से तो भाग नहीं लगेंगे, तो यह भी तुम्हारा ख़त्म हो गया। तो ये 3 ऑप्शन जब ख़त्म हो जाएंगे तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचे हुए हैं, 2520, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हम मुजबानी इस पर डी लगा सकते हैं, कैलकुलेशन की ज़रूरत तो नहीं पड़ी, थोड़ा सा केवल विवेक से ध्यान से देखे तो अंदाज़ा लग गया कि ये 3 तो हो नहीं सकते, तो चौथा ही होंगे। चौथा तो हम जांचे नहीं, लेकिन इसको हम बनाएंगे कैसे, तो ध्यान दो, 1 से लेकर के 10 तक जो भी संख्याएं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10। तो हमको बोला 1 से 10 दोनों संख्या शामिल थे, हम सभी ले लिए। अब सबका अभाज्य गुणनखंड करके हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 का तो बात ही छोड़ो, 1 तो कोई संख्या ही नहीं है ना, तो 1 का तो बात छोड़ दो, इसमें 1 है तो 1 तो सब में लगते हैं, तो 1 की बात जाने दो। 2 में है ना, तो 2 का क्या होंगे, 2 पर पावर 1, 3 का 3 पर पावर 1, 4 का 2 पर पावर 2, 2 दूनी 4 होते हैं, 5 का 5 पर पावर 1, 6 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 1 गुना 3 पर पावर 1, 7 को लिख सकते हैं 7 पर पावर 1, 8 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 9 को लिख सकते हैं 3 पर पावर 2, और 10 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 1। अब हमको एलसीएम लेना है, तो अभाज्य गुणनखंड सबका देखेंगे, जो जिस खंड का घात अधिक होगा उसको सम्मिलित करेंगे। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएंगे, एलसीएम बराबर हो जाएंगे, देखो पहला देखो 2 का देखो अधिकतम घात कितना है, यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर 2 है, आ जाओ यहाँ पर 3 है, तो 2 का मैक्सिमम घात 3 है, तो हमको 2 पर पावर 3 ले लिए। ठीक, उसके बाद देखो 3 का घात यहाँ पर 1 है, आगे बढ़ो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 3 का अधिकतम घात 2 है, तो वह ले लेंगे 3 पर पावर 2। उसके बाद देखो 5 का घात यहाँ 1 ही घात अधिकतम रहा सब जगह,
2 ही जगह 5 है, तो 5 पर पावर 1। उसके बाद ये 2 3 तो शामिल हो गया, रह गया 7। 7 तो अधिकतम एक ही घात हैं, तो 7 का घात 1। उसके बाद देखो 2 आ चुके हैं, 3 आ चुके हैं, फिर 5 भी आ गए हैं, तो बात खत्म। यही एलसीएम होंगे। इसको गुना करके देखो, 2 पर पावर 3 कितना हुआ 8, 3 पर पावर 2 9, और बोलो 5 पर पावर 1 5, और ये 7। ठीक है, तो हम 8 पंचे 40 मुजबानी करने के लिए कर लेते हैं, और 9 सते 63, है ना। तो ये इसको हम गुना कर लिए, ताकि 40 में केवल 4 से गुना करना पड़े। ये सब ट्रिक है कि हमको रफ ना करना पड़े। तो बोलो 0 और 4 तिया 12 के 2 6 चौके 24 1 25। 40 का 0 दे दिए, 4 से 63 में गुना कर दिए, 2520 आया, है ना। तो इस ढंग से हम मुजबानी भी कर सकते हैं, और बना के कहता तो बना के तो ऑब्जेक्टिव में कहेगा नहीं, तुम किसी भी ढंग से 3 को छाँट दोगे, चौथा ही बचेगा। एग्जैक्ट क्या आते हैं वह भी देख लिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। और अंतिम प्रश्न देखो, यह पहला ही प्रश्न के समान है। हाँ, दोनों में अंतर क्या है कि पहले वाला प्रश्न में ये जो हर हैं, हर गुणनखंड के रूप में दिए हुए थे। ठीक है, तो उसका खंड जानना भी आसान था, और छोटा, या उसको हम पूर्ण संख्या में, पूर्णांक में बदल लेते तो वह संख्या छोटा होता था, तो एक्चुअली डिवाइड करके भी हम जान सकते थे। इस बार संख्या बड़ी है, हाँ, तो हम ट्रिक का ही यूज कर लेते हैं। ट्रिक क्या है कि हर के गुणनखंड को हम 10 के गुणनखंड में बदल लेंगे, यानी केवल 2 और 5 रखेंगे। तो हमारा है 14,587, अब बटे 1250, तो 1250 को हम अभाज्य गुणनखंड 1250 का कर लेते हैं। तो देखो कि 1250 2 से लगेंगे 625 हो गए, अब 5 से लगेंगे तो 125, फिर 5 से लगे तो 25, फिर 5 से लगे तो 25, यानी हम इसको लिख सकते हैं दरअसल 14,587। अब बटे 12 पर पावर कितना, ये इसको लिखेंगे 2 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 4, है ना। तो 10 के गुणनखंड में 5 और 2 होते हैं, यानी इसको बनाएंगे तो 1 10 तो हमको मिल जाएंगे, क्योंकि एक ही 2 है। तो 2 कितने घटे हुए हैं, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यानी 2 3 खंड घटे हुए हैं। तो इसका मतलब नीचे अगर हम करेंगे तो 2 पर पावर 3 हमको लाना होगा, तब तो 10 के गुणनखंड आएंगे। तो हम 2 पर पावर 2 ऊपर नीचे कर लिए, यानी ये जो भी रहा, ठीक है, इससे तो हमको मतलब नहीं है, हमको यहीं से देखना पड़ेगा। तो ये हो गए 2 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर 4, यानी यह कितना हो गया, इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं 10 पर पावर 4, यानी 4 अंक बायां आएंगे। जो भी ऊपर पर आएंगे उसमें हम बाईं ओर 4 अंक ले आएंगे, यानी दशमलव के कितने अंक के बाद यह खत्म हो रहे हैं, 10 का जो घात आया वही आंसर होगा। तो हमारा आंसर हुआ डी। ठीक है, तो इस तरह इस चैप्टर से इसी प्रकार के ही प्रश्न आएंगे। ठीक है, इसी पर आधारित और कुछ प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम चांस इन्हीं सभी प्रश्न में से कोई पूछे जाएंगे तुम्हारे परीक्षा में। तो इन सभी प्रश्नों को सही ढंग से तैयारी कर लो, और सभी चैप्टरों का हम इसी प्रकार से सेलेक्टिव और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो होगा वह तुम लोगों को हम बतला देंगे। तो अगर सही ढंग से अभ्यास कर लोगे तो 60 प्रश्न है ना। तो 60 में सपोज करो कि 10 प्रश्न तुम जवाब नहीं भी दे पाया, तो 50 प्रश्न का तो दे पाएगा, यानी 50 में 50 तुम्हारा मार्क्स आने की गारंटी है ना। तो इधर से 50 लाना है ऑब्जेक्टिव से और 50 सब्जेक्टिव से, हाँ।
तो आसानी से 100% ले आ सकते हो, 100 में 100। तो लक्ष्य हमेशा 100 में 100 का रखो और ऑब्जेक्टिव का सही ढंग से तैयारी करो। ठीक है, फिर अगले वीडियो में।